बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम 8th चैप्टर को शुरू करेंगे और ये चैप्टर जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। किस तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकती हैं उसको इसमें ऑब्जर्व किया जाएगा और कैसे हम उनको फॉर्मुलेट करते हैं उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसकी जो बेस होगी वो आपके पास जो हमने रैंडम वेरिएबल की दो टाइप्स पढ़ी थी उन्हीं की बेस के ऊपर आपके पास प्रोबेबिलिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी जो दो टाइप्स बनेंगी वो उन्हीं वेरिएबल की टाइप्स के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। तो इससे पहले हमने जब स्टडी करना शुरू किया था तो जब भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट से मुराद ये है कि आपने एक डाइस को थ्रो किया तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आपने ताश के जो पत्ते हैं, जो प्ले कार्ड्स होते हैं, उनके डेक में से अगर किसी कार्ड को निकाला है तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसा बॉक्स है जिसमें डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, उनमें से कोई एक बॉल को पिक किया है तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर जब भी हम उसके रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको काउंट करना पड़ता है, यानी कोई ना कोई उसको डिजिट की फॉर्म में वैल्यूज देनी पड़ती हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी काउंटिंग की टर्म्स में हम उनको काउंट करते हैं। तो जब आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल वैल्यूज आप उसको उसके रिजल्ट को न्यूमेरिकल वैल्यूज आप दे देते हैं तो तब आपके पास दो तरह के वेरिएबल्स जनरेट होते हैं जिनके थ्रू आप वो वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। वो वेरिएबल्स क्या क्या थे? वो पहला वेरिएबल था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और सेकंड था हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास स्टेप फंक्शंस होते हैं, स्टेप फंक्शन में आपके पास क्या होता है कि वो एक सर्टेन टाइम के लिए राइज करेगा, उसकी वैल्यू आएंगी और उसके बाद उसकी वैल्यूज नहीं आएंगी। अगर आप इसके ग्राफ की बात करें तो अगर मैं आपको यहाँ पे वो बना के दिखाऊं तो उसमें होता ये है कि आपके पास अगर आप अगर आपके पास ये एक्स एक्सेस है और जो आपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिया है उसकी वैल्यूज आपके पास अगर ये आपके पास एक्स एक्सेस आ गया, इसके ऊपर अगर आप वाई एक्सेस को प्लॉट करें, ये आपने प्लॉट किया वाई एक्सेस को, तो जब आपका केस होगा आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का होगा तो वो फर्ज करें हमारे पास एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो होती है तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास वो वैल्यू देगा एक सर्टन अपनी। वो वैल्यू फर्ज करें हमारे पास आ जाती है जी 3 वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ से एक लाइन सीधी जाएगी जो 3 के ऊपर आपके पास अप्रोच करेगी। फिर आपके पास जब एक्स की वैल्यू 1 होती है तो तब आपके पास वो 1 वैल्यू दे देती है। तो इस तरह से 1 ग्राफ के ऊपर आप प्लॉट कर सकेंगे। जब आपके पास एक्स की वैल्यू 2 होती है तो वो अगेन 3 दे देता है। इस तरह से अगर एक्स की वैल्यू आपके पास 4 आती है, सॉरी 2 आती है, तो तब उसकी वैल्यू जो है तभी आपके पास उसकी वैल्यू जो वाई की वैल्यू आ रही है करस्पॉन्डिंगली वो 2 आ रही है। तो ये स्टेप्स बनते जा रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को आप स्टेप फंक्शन कहते हैं और जो वेरिएबल इसके लिए यूज होता है उसको आप डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, जो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर वैल्यू देता है। सर्टेन पॉइंट के ऊपर वैल्यू देने के बाद उसकी वैल्यूज बाकी इंटरवल के ऊपर, यानी अगर हम बात करें सर्टेन वैल्यूज की, सर्टेन पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, 0 के ऊपर उसने वैल्यू दी, लेकिन उसके बाद 0 और 1 के दरमियान उसने कोई वैल्यू नहीं दी। उसके बाद उसने अपनी जो वैल्यू शो की है वो आपके पास 1 के ऊपर आई है। तो 0 से 1 के दरमियान जो इंटरवल है इसके अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं आई, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करते हैं। अगर हम इससे आगे फर्दर चलें तो 1 के बाद वो 2 के ऊपर वैल्यू देगा, इसी तरह से 3 के ऊपर वैल्यू देगा एंड सो ऑन। आपके पास ये क्या होता जाएंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यूज आती जाएंगी। और कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल में आपके पास कर्व्स बनती हैं, जिसमें हमने हिस्टोग्राम देखी थी। उसमें आपके पास इंटरवल साइजेस होते हैं और उन साइजेस की बेस के ऊपर आपके पास क्या बनती हैं, कर्व्स बनती हैं। तो ये लाइनें आपके पास इनफैक्ट इस तरह से नहीं होती, बल्कि आपके पास इंटरवल होगा, इंटरवल 0 से 1 तक जितना भी इंटरवल है उसके अंदर आपके पास एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। वो ग्राफ आपके पास
कोई भी कर्व की फॉर्म में हो सकता है। जैसे हमारे पास एक सीधी लाइन भी हो सकती है, लेकिन ये कर्व भी हो सकती है। जैसे अगर हम सीधी लाइन की बात करें तो आपके पास वो इस तरह का भी हो सकता है कि 0 से लेकर 1 तक उसकी वैल्यू, इस पूरे इंटरवल के अंदर आपके पास उसकी वैल्यू 1 रहती है। और जैसे ही आप 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो आपके पास वो वैल्यू फ़र्ज़ करें 3 हो जाती है। तो 1 से लेकर 2 तक आपके पास उसकी वैल्यू क्या रहती है? 3 रहती है। फिर आप जब 2 से 3 के इंटरवल को काउंट करते हैं तो तब भी उसकी वैल्यू जो है, तब उसकी वैल्यू 2 होती है। तो आपके पास इस तरह से ये डिफरेंट आपके पास क्या बन जाते हैं जी, इंटरवल्स के अंदर आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इस तरह के वेरिएबल को आप क्या कहते हैं? इस तरह के वेरिएबल को आप कंटीन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। इससे हम कर्व कैसे प्लॉट करते थे? इसके जो टॉप पॉइंट्स होते थे उनको हम जब आपस में मिला देते थे तो वो पॉलीगॉन बनती थी। जैसे अगर मैं इसके ये टॉप सेंटर पॉइंट को इसके साथ मिलाता हूँ, ये पॉलीगॉन की पहली लाइन बनेगी, ये दूसरी लाइन बनेगी, और फिर हम इसको टर्मिनेट कर देते थे इस पॉइंट के बाद। आपके पास यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाती थी। इस तरह से आपके पास ये पॉलीगॉन बनती थी, और आपके पास कर्व जो है वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बनती थी वो आपके पास क्या होती थी? इसको आप स्मूथ कर देते थे तो आपके पास वो कर्व बन जाती थी। तो कंटिन्यूस और रैंडम वेरिएबल आपके पास इस तरह से 2 टाइप्स के आपके पास वेरिएबल्स आ गए हैं। इन्हीं की बेस के ऊपर आपके पास प्रोबेबिलिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास बनेगी। अब वो देखते हैं कि वो क्या है। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल में आपके पास इसी तरह से स्टेप फंक्शन की फॉर्म में आपके पास आउटपुट आती है, और वो आउटपुट उसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर होती है, इंटरवल के दरमियान में नहीं होती। जबकि आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपके पास वो पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज आ रही होती हैं। अब हम बात करते हैं, 2 चीज़ें डिफाइन होती हैं। अगर आप डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करें, तो आप मैथ फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मैथ फंक्शन क्या है? मैथ फंक्शन इज़ बेसिकली अ फंक्शन। जैसे हम कोई भी, अगर आपके पास इक्वेशन हो तो उसको आप फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का मतलब ये होता है कि लेट्स सी मेरे पास अगर ये इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ a माइनस b। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें a और b आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, और a और b की वैल्यूज आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे y की वैल्यू आपके पास चेंज होगी। तो ये 2 तरह के फंक्शन हैं। जब आप वेरिएबल्स की बात करते हैं तो इन्हीं वेरिएबल्स को जब आप लिंक करते हैं किसके साथ? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ। यानी आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके जो रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर आपने क्या किया? आपने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, यानी एक इक्वेशन बना ली, जनरल इक्वेशन, उस रिजल्ट्स को डिफाइन करने के लिए। तो वो इक्वेशन आपके पास क्या कहलाती है? जब आप डिस्क्रीट वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो उस इक्वेशन को आप मैथ फंक्शन कहेंगे, और जब आप बात करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की तब आप उसको डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। इसको एम्पिरिकल रिलेशंस भी कहते हैं। एम्पिरिकल रिलेशंस आपके पास कैसे डेवलप होते हैं? आप डिफरेंट जो रिजल्ट्स होते हैं उनको देखते हुए आप कर्व को फिक्स करते हैं। वो आगे आएगी कर्व को कैसे फिक्स करते हैं। इससे जो सक्सेसिव हमारा चैप्टर होगा उसके अंदर हम उसको देखेंगे कि आप कैसे एम्पिरिकल रिलेशंस को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ये उसकी बेस बन रही है। तो होता क्या है कि अगर आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करें तो आपके पास मैथ फंक्शन आ रहा होता है, और अगर आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करें तो जो फंक्शन बनता है उसको आप क्या कहते हैं? डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो आपको ज़रा ज़्यादा जल्दी समझ आने के चांसेस हैं। इसमें ये एग्जांपल है कि आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं। 3 कॉइन्स को आप क्या ने कि आपने किया जी टॉस। तो होता क्या है? लेट द रैंडम वेरिएबल y, जो वे रैंडम वेरिएबल y है, डिनोट द नंबर ऑफ अपटर्न्ड हेड्स। ऊपर आने वाले, यानी तीनों के ऊपर जो हेड आता है, y उसको डिफाइन कर रहा है कि तीनों के ऊपर आपने तीनों कॉइन को टॉस किया, फर्ज करें एक के ऊपर हेड आया, तो y की वैल्यू उस वक्त क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह से अगर किसी के ऊपर भी हेड नहीं आता तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो y, लेट द रैंडम वेरिएबल y डिनोट द नंबर ऑफ अपटर्न्ड हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। तो मैथ फंक्शन आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैथ फंक्शन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, ये आपने निकालना है। करेंगे क्या? आप जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होंगी उनको लिख लेंगे। वो कैसे लिखेंगे? अगर आप कोइन 3 कोइन को टॉस करते हैं तो पहले दूसरे के ऊपर हेड और तीसरे के ऊपर टेल आ सकती है। इसी तरह से पहले के ऊपर हेड, दूसरे के ऊपर टेल और तीसरे के ऊपर हेड आ सकता है। इसी तरह से आपके पास क्या होगा?
हेड पहले के ऊपर आएगा और बाकी दो के ऊपर टेल आ सकती है, फिर पहले के ऊपर टेल और बाकी दो के ऊपर हेड आ सकता है, पहले के ऊपर टेल, फिर दरमियान वाले के ऊपर हेड और लास्ट के ऊपर टेल भी आ सकती है। टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड हेड। तो इनमें आप हेड्स को काउंट कर लें। वाई क्या है? वाई बेसिकली डिनोट कर रहा है किसकी वैल्यू को? हेड की, नंबर ऑफ हेड्स की। तो दो नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं इस केस में, आपके पास कितने आ रहे हैं जी? इसमें भी दो आ रहे हैं। इस केस में आपके पास वन हेड आ रहा है, इसमें टू हेड्स आ रहे हैं, इस तरह से इसमें वन आ रहा है, इसमें टू हेड्स आ रहे हैं और इसमें आपके पास कोई हेड नहीं आ रहा, तो ज़ीरो वैल्यू होगी। और यहाँ पे थ्री आ रहा है तो ये आपके पास तीनों हेड्स आ रहे हैं तो थ्री वैल्यू होगी। इट इज़ क्लियर दैट वाई टेक्स द वैल्यू फ्रॉम ज़ीरो, वन, टू एंड थ्री। पॉइंट्स में वैल्यू नहीं है, या ज़ीरो है या वन है या टू है या थ्री है। तो ये कौन सा वेरिएबल होगा? ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, जिसमें दरमियान में कोई वैल्यू नहीं होती, सर्टेन पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यूज आ रही होती है। बिकॉज इन थ्री टॉसेस ऑफ कोइन और थ्री कोइंस आर टॉस्ड एट वन टाइम्स, देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर डिटेल इज नो हेड, ऑल टेल्स। आपके पास सारी की सारी टेल्स आ रही हैं, कोई हेड नहीं है। तो ये आपके पास कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। बड़ा सिंपल ये चीज़ें हैं, आपने इसको बिल्कुल सिंपली समझना है और सिंपली आपने इसके लेकर चलना है। तो नो हेड ऑल टेल्स की आपके पास जो फॉर्मेशन है वो टेल 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 की फॉर्मेशन है। इस तरह से वन हेड के अंदर आपके पास कितनी दफ़ा हेड वन आ सकता है? एक, दो और तीन, ये तीनों आपके पास इसमें आ जाएंगे। दो दफ़ा हेड जो है वो आपके पास कहाँ कहाँ आया है? यहाँ पे आया है, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे आया, थर्ड यहाँ पे। तो तीन दफ़ा ही वो आया है। और थ्री हेड्स आपके पास वन टाइम्स आया तो वो आपने लिख लिया। अब आपने इनकी जो मैथ्स फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन का मतलब ये है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई। स्मॉल वाई क्या है? स्मॉल वाई आपके पास ये पॉसिबल आउटकम्स जो इसकी वाई की बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है? ज़ीरो, वन, टू और थ्री। अगर आपके पास वाई, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, आपके पास पॉसिबल जो आउटकम्स बन रही हो वाई की, वो यहाँ पे आपके पास ये स्मॉल वाई उसको डिनोट कर रहा है कि जब आपके पास वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो तब प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, जब वाई इज इक्वल टू वन हो तो तब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, जब वाई इज इक्वल टू टू हो तो तब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। ये जो हमने यहाँ पे देखा है, जब वाई आपके पास थ्री हो यानी तीनों हेड्स हो तो तब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो अब यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, टू टाइम्स आपके पास हेड आने के चांसेस कितने हैं? टोटल कितने हैं? 8। एक, दो और तीन, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 3/8 ही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वन टाइम्स हेड आए, और तीनों हेड्स आए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होती है, और कोई भी हेड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है, एक ही दफ़ा ऐसा हो। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन इसका निकाल लिया। ये टोटल इसका काम है बस। इसी तरह से अगर हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की तरफ, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में आपने क्या करना होता है कि आपके पास दो वैल्यूज डिफाइन हो जाती हैं। आपने इंटरवल के साइजेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने एक इस तरह से आप इसको समझ लें कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, आप सारी प्रोबेबिलिटी को सम करें तो उसका सम किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। तो आपके पास जो उसका एरिया अंडर द कर्व आएगा वो क्या होगा? वन होगा। तो आप जब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, तो आपने करना क्या है कि वो जो आपके पास एक कर्व जनरेट हुई है, अगर मैं आपको इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं, तो ये आपके पास बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में आपके पास क्या है, यहाँ इस तरह से बात करें, बिल्कुल सिंपल आपके पास ग्राफ है। इस ग्राफ में आपके पास लीनियर फंक्शन है, यानी कर्व कोई नहीं है, सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन का मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बना रहे हैं, यानी डेंसिटी फंक्शन आप निकालना चाह रहे हैं, जब कंटिन्यूस वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल में जीरो से लेकर वन तक, जीरो से लेकर वन तक सारे पॉइंट्स के ऊपर, यानी जीरो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड अप टू वन, आपके पास हर जगह के ऊपर वैल्यू आ रही है। और वो वैल्यू इस केस में क्या है? वन ही रह रही है। ठीक है जी। इससे पीछे अगर हम बात करें तो वैल्यू जीरो हो जाती है, इससे आगे अगर हम बात करें तो वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो एक लोअर लिमिट होगी कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, कंटिन्यूस वेरिएबल के फॉर्म में,
आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी। तो इसमें होता क्या है, तो आपके पास होता ही है कि आपके पास जैसे अगर हम बात करें 30 स्टूडेंट हैं, उनमें से आपने कंसिडर द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट टेकिंग स्टैटिक्स, द वेट मेजर टू द नियरेस्ट 100 ऑफ द किलोग्राम्स, 60.5 वेट्स की आपके पास क्या है जी वैल्यूज गिवन। 30 की क्लास है, उसमें आपने हर बच्चे का वेट जो है वो मैयर किया है। The minimum weight is 45 and the maximum weight is 60.80. तो maximum weight आ गया और minimum weight आ गया. In this situation, the probability histograms approaches a smooth curve. The area under the curve is unity. क्यों? क्योंकि probability histogram है. Probability histogram का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सारी probabilities को जब आप sum करेंगे तो उनका sum किसके equal होता है? 1 के equal होता है. इसलिए area under the probability histogram is equal to 1. The area under the curve is unity and it cannot go below the horizontal line. The probability that weight is between 55 and 57 kg is the under. अगर आप इसको फर्दर सेपरेट करना चाहें यानी 45 से लेकर 60.8 तक, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये हमने ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया, ये फर्ज करें जी वाई और एक्स एक्सेस है हमारे पास, इसका ग्राफ हमने प्लॉट करना शुरू किया तो आपके पास एक कर्व बनी है और आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मिनिमम वैल्यू फर्स्ट करें जी, हम यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू आपके पास है जी 45 केजीज और यहाँ से शुरू होता है और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है जी 60.80 तो ये मैक्सिमम वेट की वैल्यू आ गई है, मिनिमम वेट की वैल्यू। इसके दरमियान में पूरी आपके पास क्या है जी कर्व है, इस पूरे के दरमियान आपके पास क्या है जी कर्व है और कर्व की अगर लाइन आप यहाँ पे प्लॉट कर लें, अच्छा इसको, अच्छा आप फर्ज करें हमारे पास कुछ इस तरह की कर्व है, लाइक ये ऊपर जाती है फिर वहां से वापस आती है, यहाँ पे यहाँ तक आती है जी, ये डिफरेंट कर्व आपके पास बन गई। अब आपने अगर इस पूरी प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम का एरिया निकालना चाहिए यानी 45 से लेकर 60.8 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज का एरिया अगर आप काउंट करें तो वो यूनिटी होगा प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स में आंसर आ रहे होते हैं और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है 1 होती है। जब आप सारी प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटीज को जमा करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में या उसी बैकग्राउंड में आपके पास इसका हिस्टोग्राम जो प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम बनती है इसका यूनिटी आपके पास आंसर आता है। अब अगर आप एक सर्टेन इंटरवल यानी 55 से लेकर 57 तक फर्ज करें हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, यानी यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 55, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 55 और यहाँ पर है 57। जो एरिया इन दोनों के दरमियान आएगा ना, एरिया अंडर द कर्व आएगा, वो आपके पास क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगी इस इंटरवल के दरमियान। इस इंटरवल के दरमियान आपके पास जो एरिया आएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंडर, वो आपके पास 55 से 57 के दरमियान जो एरिया होगा वो होगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। Let a and b be two numbers and y is the random variable. Define the following events. आपका इस तरह से लिखने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास दो लिमिट्स गिवन हो यानी 55 और 57 ये दो लिमिट्स आ गई तो y आपका कोई भी वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यूज a से वो ज़्यादा होगी और b से क्या होगी कम होगी, यानी बिटवीन ए एंड बी लाई करेगा। तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर वो ए से ज़्यादा ए से कम आपने शो करवाना हो तो लेस देन ए आप इस तरह से शो करवाते हैं, ग्रेटर देन बी शो करवाना हो तो आप उसको इस तरह से शो करवाते हैं। सिंपल यूनिवेरिएट डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट का मतलब एक ही वेरिएबल आपका इन्वॉल्व हो रहा होगा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि दो तरह की हम इसमें पढ़ेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए भी और कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए। डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए बहुत सिंपल है, आपने एक डाइस को थ्रो किया
तो उसके जो अपटर्न फेसेस हैं, यानी जो ऊपर आने वाले हिस्से हैं, उनकी जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख ली। वो क्या है जी, वाई बेसिकली डिनोट कर रहा है आपके पास के अपटर्न फेस के ऊपर कौन सा डिजिट आता है। तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं। और इनकी हर एक इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, वो है आपके पास 1/6। यानी 1 आने के चांसेस क्या है, एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है ना 1, एक दफ़ा आप थ्रो करते हैं डाइस को, तो एक ही दफ़ा 1 आने के चांसेस है ना। ये हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी एंड सो ऑन। आपके पास सारों की प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगी, सेम होगी। इसके लिए भी आपने जो मैथ फंक्शन लिखा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई। स्मॉल वाई आपके पास क्या है जी, स्मॉल वाई आपके पास बेसिकली वैल्यूज़ हैं। जब आपके पास वाई इज इक्वल टू 1 हो तो तब प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, वाई इज इक्वल टू 2 हो तो तब प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, और इसको आप एक फंक्शन के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। वो फंक्शन आपके पास इस केस में क्या है, इस केस में आपके पास वो फंक्शन ये है कि जब आप 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज आप काउंट करते हैं तो तब आपके पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या रहती है, 1/6 रहती है। लेकिन अगर आप इससे कम या ज़्यादा की तरफ जाएंगे, अदरवाइज की तरफ जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि उसके ऊपर ये डिफाइन ही नहीं है ना फंक्शन। इसी तरह से अगर हम बात करें कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में अगर आप ए और बी को कंसिडर करते हैं और ए की वैल्यू आप 0 से लेकर 1 तक लेकर जाते हैं, तो ए की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो क्या होगा आंसर, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, और बी की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1/1 इंटू 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ वाई यानी जो फंक्शन आपने डिफाइन किया, इस केस में ये क्या होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है तो इसको आप डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। इस केस में आप इसको मैथ फंक्शन कहते थे डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में। तो आपके पास क्या हो गया, ये आपने क्या निकाल लिया, एरिया अंडर द कर्व समझ लें या फंक्शन की वैल्यू समझ लें, उन दो लिमिट्स के दरमियान में आपने निकाल ली। अब अगर हम बात करें ये एक एग्जांपल से आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। कमेटी ऑफ अ साइज 3 is to be selected at random from 3 women and 5 men। टोटल लोग हैं जी, 3 वुमेन हैं और 5 आपके पास मेन हैं। उनमें से आपने 3 बंदों की कमेटी बनानी है। ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वुमेन सिलेक्टेड फॉर द कमेटी। तो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है कि नंबर ऑफ वीमेन के ऊपर डिपेंड करे कि कितनी आपके पास प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट तरह से। यानी 3 बंदों की कमेटी में या तो कोई भी औरत नहीं होगी, या फिर एक औरत हो सकती है, 2 हो सकती हैं, या तीनों ही औरतें हो सकती हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकालनी है, तीनों को कंसिडर करते हुए, ये 3 बंदों की कमेटी के अंदर इन पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हुए। तो नंबर ऑफ वुमेन आपके पास 3 आ गई, नंबर ऑफ मैन आपके पास 5 आ गए, टोटल कितने हो गए 8। और एक टाइम के ऊपर आप कितना चूज कर रहे हैं, 3 चूज कर रहे हैं, तो आपके पास जो सैंपल पॉइंट का साइज निकल आएगा वो 8/3 आ जाएगा, और उसका जो टोटल साइज बनेगा वो आपके पास 56 आ जाएगा। ये हमने क्या किया है, हमने कॉम्बिनेशन को एवेलुएट किया। तो 8 कॉम्बिनेशन 3 के थ्रू आप इसको एवेलुएट कर सकते हैं सैंपल पॉइंट के साइज को, तो 56 होंगे टोटल। अब हम प्रोबेबिलिटीज को डिफरेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई भी वुमेन ना हो। ठीक है जी, कोई भी वुमेन ना हो, तो 3C0 होगा और 5C3 होगा डिवाइडेड बाय 8C3 यानी 56। तो ये आपके पास जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बनती है ये 10/56 बनती है। जब कोई भी वुमेन ना हो, तीनों के तीनों मैन हो, जो आपने 3 बंदों की कमेटी सेलेक्ट की है उसमें तीनों के तीनों मैन हो, कोई भी वुमेन ना हो, तो आपके पास 10/56 बनती है प्रोबेबिलिटी। अगर 1 वुमेन हो तो 3C1, इसी तरह से 5C2 हो जाएगा, क्योंकि एक औरत सेलेक्ट होगी तो बाकी 2 बचेंगे, दोनों क्या होंगे, मर्द होंगे। तो 30/56 इसकी प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से 2 औरतें हों तो उसमें आपके पास 3C2 हो जाएगा और 5C1 हो जाएगा। ये वैसे ही रहेगा, 15/56 हो जाएगा। अगर कोई तीनों की तीनों औरतें हों, कोई भी मर्द ना हो, तो 3/3 होगा और 5C0 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे 56 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आप इसको लिख लें एम्पेरिकल या न्यूमेरिकल वैल्यूज के टर्म्स में। एक्स आपने एक्स के साथ इसको डोनेट कर दिया कि जी नंबर ऑफ वुमेन इन दैट स्पेसिफिक ग्रुप।
तो नंबर ऑफ वुमेन जब 0 होती हैं तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक्स की, ये लिख लिया। जब नंबर ऑफ वुमेन 1 होती है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आ गया। जब नंबर ऑफ वुमेन 2 होती हैं तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वुमेन 3 होती हैं तो तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपने उसकी प्रोबेबिलिटीज देखनी। फ्रॉम एन अर्न काउंटिंग 4 रेड एंड 6 वाइट राउंड मार्बल्स, चार आपके पास एक अर्न है, उसके अंदर आपके पास 4 रेड हैं और 6 वाइट राउंड मार्बल्स हैं। अ मैन ड्रॉस 3 मार्बल एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट आपके पास क्या करता है जी, एक बंदा जो है वो 3 मार्बल को एक टाइम के ऊपर निकालता है। इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल दें, डिस्ट्रीब्यूट किया ना हमने, इनकी वैल्यूज के हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस तरह से आपने एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, और एक्स है क्या, which denotes the number of red marbles drawn, number of red marbles drawn। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स टोटल कितने हैं वो लिख लिए, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल कितने हैं टोटल आ गया आपके पास। सैंपल पॉइंट्स का साइज निकाल लेंगे, 3 निकल रहे हैं एक टाइम के ऊपर, तो 10C3 आ जाएगा, 120 आपके पास साइज आ गया। अच्छा जी, इफ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, द पॉसिबल वैल्यूज आर, 3 जो आपने मार्बल पिक किए हैं उनमें से पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं एक्स की, या तो कोई भी रेड ना निकले, या एक रेड निकले, या 2 निकले, या तीनों ही रेड निकले। ये आपने लिख लिया 0 1 2 3, और इसी हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आपने इसकी क्या कर ली, ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिफाइन कर ली। गिवन द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का मैथ फंक्शन गिवन है, ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन गिवन है, और इसमें 4cx है, 1/2 रेज टू पावर एक्स है, 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस एक्स है, फॉर एक्स इज इक्वल टू, और डिफाइन किया गया है कि एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी हैं। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के लिए आपके पास एक्स की वैल्यूज डिफाइन होगी, 0 1 2 3 और 4। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकालनी है। तो आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है इसमें आप क्या करेंगे, आप एक्स की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, 1 पुट करेंगे फिर आंसर निकाल लेंगे, 2 पुट करेंगे आंसर निकाल लेंगे, 3 पुट करेंगे आंसर निकाल लेंगे, 4 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसी तरह से आप टेबल फॉर्मुलेट कर लेंगे कि एक्स की वैल्यूज अगर आपके पास 0 हो तो तब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1/16 आ रही है। इस तरह से 1 हो तो तब क्या आ रही है, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ रैंडम वेरिएबल एक्स, कैपिटल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। जब आपके पास स्मॉल एक्स की वैल्यू -2 हो तो तब प्रोबेबिलिटी 0.1 है, जब स्मॉल एक्स की वैल्यू -1 हो तो तब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है, के है। इस तरह से 0 हो तो तब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 एंड सो ऑन, आपके पास ये गिवन है। Find k, probability when x is less than 2, probability when x is equal to 2, probability when x is between -2 and 2, probability when x is less than 1। तो आपने करना क्या है, आप सारी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है, अगर आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ही सम करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा जी, वो 1 के इक्वल होगा। और स्मॉल एक्स की वैल्यूज कहाँ से चेंज होकर कहाँ तक जा रही हैं, -2 से स्टार्ट होकर 3 तक जा रही हैं। तो ये आपने लिमिट्स लिख ली, 0 एक्स की वैल्यू जो -2 से लेकर 3 तक जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 गिव्स, आपके पास जो पहले प्रोबेबिलिटी है वो लिख ली, दूसरी लिख ली, तीसरी लिख ली एंड सो ऑन आपने लिख ली। अब आपके पास यहाँ से k की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप, सिंपल इक्वेशन बन गई 0.6 प्लस 6k इज इक्वल टू 1। इसी को रीअरेंज किया तो 6k इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया, 1 माइनस 0.6 आ गया, 0.4 रह गया, डिवाइड करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब जब आपके पास k की वैल्यू निकल आई है तो ये आपके पास पहला जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट था वो सॉल्व हो गया। सेकंड में आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2, तो लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2, तो यहाँ तक आपके पास क्या होगा, ये 2 तक, लेस देन 2 तक आपके पास जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी वो सारी की सारी जमा होंगी। 2 वाली प्रोबेबिलिटी जमा नहीं होगी बल्कि 2 से लेस, लेस देन और इक्वल लिखा होता तो 2 वाली प्लस करते, वरना उससे नीचे वाली जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको प्लस कर दें, तो वो यहाँ से आप इसको प्लस कर देंगे। इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी तो ये 2 आ जाएंगी,
ये और ये वाली k की वैल्यू पुट करके आप इसको क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। बिटवीन -2 एंड 2 की अगर बात करेंगे तो -2 से स्टार्ट करके 2 के दरमियान वाली जितनी 3 बचती हैं उनको आप प्लस कर देंगे। इसी तरह से x इज लेस देन और इक्वल टू 1 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से लेकर लेफ्ट साइड तक जितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी उनको आप सम कर देंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, चेक वेदर द फंक्शन गिवन बाय f of y is equal to y plus 1 divided by 14 for y is equal to 1, 2, 3 and 4 and otherwise is equal to 0 is a probability function। तो ये आपने चेक करना है। probability function चेक करने का मतलब ये है कि जब आप इन की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे ना, y की वैल्यूज y इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 अलग-अलग वैल्यूज आप पुट करेंगे तो जो आंसर आएंगे उनको अगर आप सम करें तो उसका एक वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए तो वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आपने y को 1 पुट किया तो आपके पास 2/14 आ गया, 2 पुट किया तो इस तरह से 3/14 आ गया एंड सो ऑन। जब आपने इसको सम किया तो 1 आ गया तो प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग फंक्शन होगा। ये आपने इसको डिफाइन कर दिया। तो यहाँ तक आपने इसको कवर करना है। नेक्स्ट जो है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।